हाफिज साहब, ऐसा लग रहा है कि एक मेगा शो चल रहा है, फिल्मी पर्दे का कोई शो हो और उसे देखने के लिए लोग बेताब हैं। और आप लोग कहते हैं कि मोदी लहर नहीं है उत्तर प्रदेश में, आप लोग कहते हैं कि इस बार बीजेपी को आप हरा देंगे, बीजेपी को आधे से भी कम पर ले आएंगे जितनी सीटें पिछली बार जीत गई थी बीजेपी। देखिए, मोदी वेव तो नहीं है। अगर आप कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में हुए बाई इलेक्शंस को देखें तो मोदी जी ने जहां जहां कैंपेन किया वहां कम सीटें आई हैं। इसलिए मोदी वेव तो बिल्कुल नहीं है। आज वो प्रधानमंत्री हैं, आज वो सांसद हैं वहां के, लेकिन ये भीड़ 2014 में भी आई थी जब वो कुछ नहीं थे, जब वो चीफ मिनिस्टर थे। तो बहुत सारे लोग देखने भी आते हैं, इससे भी जो है इस चीज को भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इस बार का इलेक्शन जो है वो परफॉर्मेंस पे होगा, सिर्फ बनारस की परफॉर्मेंस नहीं बल्कि पीएम के लेवल पर माननीय मोदी जी ने क्या किया है इसकी भी समीक्षा कहीं ना कहीं पब्लिक करेगी। वो ये भी देखेगी कि जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्यों बढ़ा, वो ये भी देखेगी जो एग्रेरियन क्राइसिस है वो क्यों हुआ, वो ये भी देखेगी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है वो 2.9 पर आकर क्यों अटक गया, वो ये भी देखेगी कि डिफरेंट सेक्टर्स जो इनकी एम्बिशियस योजनाएं थी, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज एक्सेट्रा, उनका क्या हाल हुआ। आप नमामि गंगे का देख लीजिए कि 80% फंड जो है वो अनयूटिलाइज रहा, स्मार्ट सिटीज पर 7% फंड का यूटिलाइजेशन हुआ है। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कामों की समीक्षा होगी और इस बार जनता कामों पर वोट देगी। ये तो वक्त बताएगा और जनता तय करेगी कि आखिर वो किस तरह से समीक्षा करती है। लेकिन आपको बता दें, काफिला आगे बढ़ता हुआ, रोड शो लगातार जारी है और जिस तरह से 2014 में पीएम मोदी जब यहाँ पर पहले पहुंचे थे बतौर प्रत्याशी, उसी तरह की तस्वीर एक बार फिर से यहाँ पर नजर आ रही है। 2014 में बुनकर समाज से अशोक कुमार भी पीएम मोदी के प्रस्तावक रहे हैं। आइए जरा उनसे भी सुन लेते हैं कि काशी में 5 सालों में वो किस तरह का बदलाव महसूस करते हैं और खासतौर से बुनकर समाज के लिए कितना काम हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में चुनाव के दौरान अपना नामांकन किया तो उनके 4 प्रस्तावक थे जो बनारस के अलग अलग हिस्से से आते थे, जिनमें बुनकरी भी शामिल था, संगीत भी शामिल था, नाविक समाज भी था, तो वहीं मदन मोहन मालवीय के परिवार से जुड़े हुए गिरधर मालवीय भी शामिल थे। ऐसे में हमारे साथ हैं अशोक जी जो पेशे से बुनकर हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावकों में शामिल थे 2014 में। अशोक जी, आपसे सवाल ये है कि 2014 में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक थे, 2014 से 2019 आ गया, क्या लगता है कुछ बदलाव आया, क्या देखते हैं? बदलाव तो बहुत कुछ आया है। आज जो है तो जनता देखिए कि बिजली से, बत्ती से, रोड से, हर चीज़ में पहले कहाँ जो गली खराब थी वो एकदम टूटा फूटा था, आज हर चीज़ का बदलाव आया है। कारोबार में बदलाव है, धंधा चल रहा है, आज 400 से 500 रुपया लोग कारगर कमा रहे हैं। बदलाव तो बहुत कुछ है। बनारस जो है बनारसी साड़ी के लिए मशहूर है और बनारसी साड़ी आप ही लोग बनाते हैं, बहुत मेहनत होती है, 15 से 20 दिन लगता है एक बनारसी साड़ी बनाने में, हैंडलूम में। ऐसे में बुनकर जो समुदाय है हमेशा से ही उपेक्षा का शिकार रहा है, क्या इन 5 सालों में बुनकरों का कुछ बदला? नहीं, बुनकरों का तो कुछ बदला है। पहले 200-300 रुपया कमाते थे, आज कुछ बढ़ा है, बढ़ के इस समय धंधा चल रहा है। थोड़ा मंदा इसमें तो आता है, लेकिन मंदा आता है उतनी कठिनाई नहीं हुई, रेशम नहीं बढ़ा ज़्यादा करके, और उसके बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कि आदमी काम धंधा बंद कर दिए थे। इस समय ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई रेशम वसम बढ़े कि आदमी पर बोझ बने। ये 5 साल बहुत बढ़िया कटा है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, 80 घाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है। तस्वीरों में आप हर गली में खचाखच भरे हुए लोगों को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं, बड़ी तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करेंगे, लेकिन उससे पहले आज कार्यक्रम रखा गया रोड शो का, प्रधानमंत्री के रोड शो का। और वाराणसी की ये देखिए पतली गलियां हैं जहां से उनका काफिला गुजर रहा है। एक तरफ सुरक्षा कर्मी आपको नजर आएंगे, दूसरी तरफ खचाखच भरे हुए लोग और मकान जहां पर लोग रह रहे हैं उनकी छतों पर भी लोग खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए गाड़ी उनका जो है, उनकी गाड़ी फूलों से भर गई है। अजय जी हमारे साथ, वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं वाराणसी में। अजय जी, आप मौजूद हैं, हम देख रहे हैं पतली गलियां हैं और लोग खचाखच भरे हुए हैं, लेकिन चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो या फिर कोई भी बीजेपी का विरोधी दल हो, वो ये मानने को तैयार नहीं है
कि अभी भी उत्तर प्रदेश की ही अगर हम कम से कम बात कर लें तो मोदी की लहर बाकी है। अजय जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर। ये देखिए, काफी धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ रहा है। लगभग 7 किलोमीटर का ये रास्ता है जिसको तय करना है इस रोड शो के जरिए, लेकिन क्योंकि लोग इतने ज्यादा हैं, लोगों की तादाद इतनी ज्यादा है, हमने अब से ही कुछ देर पहले की तस्वीर देखी, जो लोग दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ नजर आ रहे थे, वो सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे सड़क के साइड से ही, और इस काफिले के साथ वो अपनी फोटो खींचने की कोशिश कर रहे थे, जो एक नया ट्रेंड है जो हम लगातार देखते आए हैं कि अगर प्रधानमंत्री कहीं भी पहुंचे तो वहां पर उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है, थोड़ी दूरी से भी लोग फोटो उनके साथ खींचने की कोशिश करते हैं। और ये इस तरीके से बीजेपी ने वाराणसी में कम से कम ये दिखाने की कोशिश की है कि वाराणसी की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर बीजेपी की स्थिति क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 5 साल में क्या कर पाए हैं और नहीं कर पाए हैं, उसके बाद लोग क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो ये तस्वीरें बयां कर रही है। अजय जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। अजय जी, बीजेपी ने आज कम से कम वाराणसी को दिखाकर यह जताने की कोशिश की है कि विरोधी भले ही इनकार करें, लेकिन तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आज आप वाराणसी की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जनसभा को, या यूं कहें कि जिस तरह से लोगों के बीच जुड़ने का, संवाद का एक नया तरीका है, उससे देखें तो अपने आप में यह प्रदर्शित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम वाराणसी में आज एक ऐसा नेता के तौर पर हैं जिनके मुकाबले में कोई व्यक्ति खड़ा नहीं है। लेकिन जैसा कि मैं आप सबके सामने बार बार रखने की कोशिश कर रहा हूं, अभी तक 3 चरण के मतदान हुए हैं और अभी 4 चरण के मतदान होने बाकी हैं। वाराणसी का आज का रोड शो सिर्फ वाराणसी के लिए नहीं है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रोड शो नहीं भी किया होता, तब भी शायद उनकी जीतने की संभावनाओं पर रत्ती भर असर नहीं पड़ता। दरअसल आज के रोड शो से वो वाराणसी की जनता को बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर रहे। उनका लक्ष्य अलग है और इस बात को हमें समझना चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 39 सीटें हैं जो वाराणसी की राजनीति के आधार पर चलती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो उन 39 सीटों के लिए एक बहुत बड़ा रोड शो है। इसके साथ साथ हम इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आज बंगाल में बैठे लोग भी या फिर उड़ीसा में बैठे लोग भी प्रधानमंत्री जी के इस रोड शो को देख रहे हैं। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद बंगाल से है। 42 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी वहां कम से कम 20 सीटें अपनी झोली में डालना चाहती है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर आप बंगाली माइंडसेट की बात करें तो बंगाल में वाराणसी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। बहुत बड़ी संख्या में बंगाल से टूरिस्ट वाराणसी आते हैं और यहां पर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पेक्ट्रम है जो बंगाल और उसके साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों का है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि वाराणसी का ये रोड शो सिर्फ उमाकांत लखेड़ा है। जरा उनसे हम यही समझने की कोशिश करते हैं जो सवाल आप पूछ रहे हैं या फिर जो बात आप कह रहे हैं। उमाकांत लखेड़ा जी, अगर प्रधानमंत्री वाराणसी में ये रोड शो कर रहे हैं, अगले आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है? और उत्तर प्रदेश में अब जो बाकी के चरण के चुनाव बचे हुए हैं, 4 चरण के चुनाव बचे हुए हैं, वहां पर इसका कितना इंपैक्ट आपको लग रहा है कि हो सकता है? अजय जी ग्राउंड जीरो पर हैं और वो जो वहाँ का माहौल बयान कर रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि देखिए मोदी जी इस तरह की जो टैक्टिस है, इलेक्शन टैक्टिस में के माहिर खिलाड़ी हैं, क्योंकि वो शो कहीं कर रहे हैं, निशाना उनका कहीं है। और सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो जातीय, सामाजिक, धार्मिक, रिलीजियस गठबंधन बना है, वो बड़ी चुनौती बनकर के उभरा है। और वो तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। चौथे, पांचवें, 6, 7 चरण का जो चुनाव है, करीब 54 सीटें उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होना बाकी है। वहाँ के लिए एक बड़ा संदेश है। और जो हिंदुत्व और राष्ट्रीयता का जो एजेंडा उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया है पिछले 2-3 महीने से, उससे ये साबित हो रहा है, इससे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जो गठजोड़ बना है, जो जातीय, जो दलित और ओबीसी यादव गठजोड़ है, और उसमें उसके साथ माइनॉरिटीज का जो गठजोड़ है, उसमें हिंदुत्व का जो मलाई है
उसको निकाल करके इस सैलाब के जरिए एक संदेश भेजने की कोशिश है, ताकि अपोजिशन जो गठबंधन बना है वहां बिखराव हो, उनके जनाधार में बिखराव हो। और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इसका जो असर है न केवल बनारस में बल्कि बगल का और भी दूसरे झारखंड है और पश्चिम बंगाल है, बिहार में भी संदेश देने की कोशिश है। और दिल्ली में जहां 7 सीटें भाजपा की झोली में पिछली बार गई थी, इस बार कोशिश है कि वहां भी कम से कम 3-4 सीटें भाजपा, यानी कि कुल मिला के ये कह सकते हैं उमाकांत जी कि जो बाकी के 4 चरण हैं अब उसमें भी सीधे तौर पर इसका असर दिखेगा। धीरेन्द्र पुंडीर जी भी जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र पुंडीर मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ हैं। धीरेन्द्र, 80 घाट पर आप मौजूद हैं। तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, लोग बहुत सारे हैं, घरों के ऊपर भी लोग खड़े हैं। कैंपेन शुरू किया था बीजेपी ने, मेरा घर बीजेपी का घर। ऐसा लग रहा है कि सारे घर वाराणसी में इसी कैंपेन के तहत आ गए, क्योंकि हर जगह पे आप बीजेपी के झंडे पट्टे देख रहे हैं। जो पोशाक देख रहे हैं कार्यकर्ताओं की, वो भी बीजेपी की पोशाकों में लोग दिख रहे हैं यहाँ पर। अब ये कार्यकर्ता हैं या वहाँ के आम लोग हैं, तो आप बता सकते हैं क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं। देखिए, ये तमाम लोग जो बीजेपी के वोटर्स हैं, बीजेपी को लाइक करते हैं, वो तमाम लोग हैं, जिसमें से उसमें कुछ कार्यकर्ता हैं और बाकी वो भीड़ है जो नरेंद्र मोदी को लाइक करती है। इसके साथ साथ बनारस में ये तमाशा का एक जो बनारस को बहुत शौक है। अगर आप बनारस की पूरे लिटरेचर को पढ़ते हुए भी चलेंगे तो उसमें बनारस का एक खेल उनको पसंद है, वो खेलते हैं, वो आपको हर जगह दिखेगा, रात तक जागने वाला बनारस। तो उसमें ये सब भीड़ है, लेकिन ये जरूर है जो भीड़ यहाँ पहुँचती है उसमें से 80% वो कन्वर्ट होती है। जो भीड़ इस तरह की, जो इस तरह के उसमें आती है, जिस तरह के रोड शो है उसमें कन्वर्ट होती है, वो वोट में कन्वर्ट होती है। हम लोगों को ये कभी मतलब बनारस को लेकर बहुत सारी चीजें इसलिए भी हैं कि बनारस बहुत लंबे अरसे से बीजेपी का गढ़ है। वहां नरेंद्र मोदी जब आए तो उन्होंने इस पूरे कैंपेन को, अगर आप देखेंगे 2014 से अब तक, उन्होंने उस कार्यकर्ता को मुखर किया या उस समर्थक को मुखर किया जो जनरली वोट देता था लेकिन सड़क पर नहीं आता था। ये एक अलग किस्म की स्ट्रेटजी थी जिसको आप यहाँ पूरा होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि बाकी तमाम सीटों पर यहां से असर पड़ेगा। ये एक साफ मैसेज देने की कोशिश की, इसके लिए बाकायदा इसको बिल्ड किया गया। आप देखेंगे कई दिन पहले से ही, ये लगभग 1 से 1.5 हफ्ते पहले ये पूरा क्लियर था कि कितने लोग होंगे, किस तरह कौन मैनेज करेगा। ये तमाम चीजें वहां दिल्ली में तमाम पत्रकारों को मालूम था कि किस तरह से ये पूरा रोड शो होगा। तो उस रोड शो को बहुत माइन्यूटली तैयार किया। ऐसा नहीं है कि रोड शो से सिर्फ वोट आ जाती हो, लेकिन वो मैंने फिर ये कहा कि दो तस्वीर देखते हैं, काफी बड़ी संख्या होती है जो लोग। 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। 2 तस्वीरें, यानी कि एक तस्वीर 2014 की जब रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, और दूसरी तस्वीर आज की देखिए, और आप खुद अंदाजा लगाइए। मुझे लगता है किसी विश्लेषण की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तस्वीर सामने हो। 2014 का रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 2019 का रोड शो, ये फ्रेम अलग अलग हो सकता है, लेकिन तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं अजय जी? तस्वीरें आज अब आपको जरा दिखा देते हैं दशाश्वमेध घाट की। आप जरा ये देखिए, और ये तस्वीरें बयां करती हैं कि तैयारियां किसे कहते हैं और कैसे तैयारियां होती हैं। जैसा कि अभी एनके सिंह साहब कह रहे थे या फिर उमाकांत जी कह रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन करना हो तो भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। ये देखिए, शाम का वक्त हो चुका है और ये वक्त होता है जब आमतौर पर गंगा आरती की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन आज यहाँ की भव्यता कुछ अलग तरीके से दिखाई दे रही है। आप देखिए, ये सामने पूरा मंडप तैयार है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ साथ अन्य मेहमान बैठेंगे और यहीं से गंगा आरती का वो दर्शन करेंगे। बताया जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती करेंगे, ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। उसके साथ साथ आप जरा देखिए, नाव की कतार तैयार बैठी है, सब पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है, वहां पर उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं। अगर आप विजुअली टेलीविजन कैमरे पर इसे देख रहे हैं तो फिर आप इससे बिल्कुल अछूते नहीं रह सकते कि क्या जबरदस्त तैयारी है, और इस तैयारी को देखने के साथ आपका मन ऐसे ही मंत्रमुग्ध हो जाता है। और यही बात दरअसल हम कहना चाह रहे थे जब हम ये कहते हैं कि अगर आप कांग्रेस के रोड शो को देखें और आप भारतीय जनता पार्टी के रोड शो को देखें, देखिए सभी राजनीतिक दल जब रोड शो करने जमीन पर उतरते हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है, अपना संदेश जनता तक पहुंचाना, जनता के साथ अपना संवाद बनाना और जनता को अपने प्रति आकर्षित करना। अगर इसको आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से कर सकते हैं। और ये फूलों की बारिश हो रही है, देखिए
अपने दर्शकों को हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है, छत पर जो लोग खड़े हैं 25 टन फूल यहाँ पर विद्या जो है सब जगह पहुंचाए गए, हर चौराहों पर पहुंचाए गए और वो दिखाई दे रहे हैं भी किस तरीके से गए। वही जैसा कि अजय जी कह रहे हैं, एनके सिंह साहब कह रहे थे और बाकी जो पत्रकार हमारे साथ बैठे हुए हैं वो तमाम लोग कह रहे हैं कि किस तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज करना हो आप बीजेपी से सीख सकते हैं। 4 दिन से ज्यादा वक्त हो गया एनके सिंह साहब जब से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह वहां पर हैं, मतलब एक पूरी रणनीति बनाई गई है कि कैसे इसे भव्य बनाना है। 2014 और 2019 की 2 तस्वीरें हमने दिखाई। मैं ये समझना चाहूंगा 2014 में इंट्रोड्यूस हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट के तौर पर, वेव थी या नहीं थी वो आप उसे दरकिनार कर सकते हैं, मान सकते हैं। बाकी उसके बाद में फिर मोदी स्टेब्लिश हुए, कई राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई। आज कोई वेव नहीं है चुनाव में, ये लोग कह रहे हैं, लेकिन ब्रांड मोदी की अगर बात करें तो वो लगातार मुकम्मल होता गया, बढ़ता गया है। नवेद, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, इसको गौर से समझना पड़ेगा। मैं अभी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। मुझे लगता है कि वर्ल्ड की पॉलिटिकल साइंस में अभी एक नया सब्जेक्ट होना चाहिए कि मास इन्फ्लुएंस किस तरह से आप रोड शो करके डाल सकते हैं। 7 घंटे से लगातार टेलीविजन इस पे चर्चा कर रहा है और करीब 4 घंटे से मोदी जी कैमरे के फ्रेम पे रहेंगे। आज लगभग 4 घंटे में कैलकुलेट कर रहा था। आपके इम्प्रेशनेबल माइंड को, आपके दिमाग को वो पूरी तरह से जकड़ लेगा, क्योंकि उनका हाथ हिलाना, उनके पीछे 2 सिक्योरिटी के जो आपके एसपीजी के जो खड़े हैं उनका प्रोटेक्ट करना, उनको एक ग्लव्स लेके, ये सारी जो विजुअल इम्पैक्ट है ये कहीं डालता है। ऐसा नहीं है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को एतराज है। मुझे मालूम है कि अगला जो 20 रोड शो मोदी जी और करने जा रहे हैं, राहुल गांधी भी कुछ ऐसे रोड शो करने जा रहे हैं। लेकिन क्या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ये पेजेंट्री और ये शोशेबाजी जो है, जो कि एक अच्छा है क्योंकि पब्लिक को आप मुतासिर करते हैं जी। आप जब चलते हैं वहां से, आप देखिए कि इतनी सकरी गली से मोदी जी निकल रहे हैं। एसपीजी के सारे जो नाम्स है, जो एसपीजी एक्ट है, उसके साथ से पीएम सिक्योरिटी में किस तरह से जो रिंग्स बनाई जाती है, उसमें लोकल पुलिस 3rd रिंग 4th रिंग में रहती है। तो आज मैं देख रहा हूँ सब खत्म है, सब खत्म है और क्या हालत होगी सिक्योरिटी फोर्सेस की। लेकिन ये इम्पैक्ट डाल रहा है और मैं समझता हूँ कि बड़ा इम्पैक्ट इसका आज का पड़ेगा। अजय जी हमारे सहयोगी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी क्या कहना चाह रहे हैं, आप बोल लीजिए। सिंह साहब जी, मैं दरअसल सिंह साहब को बस एक छोटी जानकारी देना चाह रहा था। कल देर शाम मैं वाराणसी पहुंचा और कल जब मैं बीजेपी के वाराणसी के मुख्यालय पहुंचा तो वहां पर कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई और उसमें यह पता चला कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पिछले 1 महीने से इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। जी। इस बात को जानकर हम हतप्रद रह गए कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा पीआर डिपार्टमेंट यहां पर मौजूद है। सारे प्रवक्ता यहां वाराणसी में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में से तकरीबन 8 कैबिनेट मंत्री वाराणसी में मौजूद हैं। बीजेपी के अध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं। आप अगर महामंत्रियों की बात करें, महासचिवों की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट्स की बात करें, 12 ऐसे लोग यहां पर मौजूद हैं। ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितने बृहत तरीके से और अजय जी पूरे रोड शो का आयोजन करने का विचार कर रही है। अजय जी, इसके बाद से बीजेपी का अपना कैडर स्ट्रक्चर बिल्कुल जो कमिटेड है, संघ का कैडर स्ट्रक्चर, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस को वाकई मुकाबला करना है तो वो कैडर कमिटमेंट लाए, कैडर स्ट्रक्चर डेवलप करे। सवाल नवीन कुमार जी से भी लेते हैं, एनके सिंह साहब, क्योंकि नवीन कुमार जी हमारे साथ लगातार बने हुए। नवीन कुमार जी, भीड़ की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि जरूरी नहीं कि भीड़ वोट में तब्दील हो जाए, और भीड़ तो हमने देखी जब महागठबंधन की तरफ से रैलियां हुई, जब मायावती मंच पर थी, जब मुलायम सिंह यादव मंच पर थे, जब अखिलेश यादव मंच पर थे, तो अपरंपार लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही थी वहां तक ऐसा लग रहा था कि लोग ही लोग नजर आ रहे थे। तो अगर इतनी भीड़ आपके साथ भी है, इतनी भीड़ वहां भी नजर आती है, तो फिर ये क्या दिखाता है? ये तैयारी है आप लोगों की पार्टी की जो भीड़ के तौर पर दिखाई देती है और वोट अलग है। आपने अभी मेरे ख्याल से सैकड़ों लोगों से पूछा होगा, और सुबह से मैं देख रहा हूं विभिन्न चैनलों पर, सबने जितने लोग आए अनेकों लोगों से पूछा कि भाई आप कैसे आए, कौन लेकर के आया। सबने कहा कि स्वतः आए हैं, और वो इसलिए आए हैं कि वो देश के उस यशस्वी प्रधानमंत्री को देखने के लिए आए हैं, एक झलक पाने के लिए आए हैं जो भारत का नवनिर्माण कर रहा है। एक तो इसको आप भीड़ कह सकते हैं, और एक वो जो कि लाई गई है और जिसका कोई विजन ही नहीं है। मुझे बताइए, नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विजन है, जिस पर 2014 से काम चल रहा है,
उस विजन के मुकाबले में दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों का विजन कहाँ है? एक चीज बताइए, पॉलिटिकल पार्टियों का विजन नहीं होने के कारण आपसे पूछ ये बात स्पष्ट हो जाती है। दूसरी बात इस बार कितना लग रहा है? लाखों लोग हैं, हमने हमारा कितने लाख वोट आपकी पार्टी के यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में इस सीट से आ जाएगी? पिछली बार नरेंद्र भाई मोदी 5,80,000 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार मैं कहता हूं ये वोट मिले थे नवीन जी, उससे भी करेक्ट कर लीजिए, नवीन जी मिले थे 3 लाख से वोट से वो जीते थे, 5,80,000 वोट उन्हें मिले थे। तो इस बार अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और महागठबंधन ने वॉकआउट कर दिया है तो इस बार मुकाबला उनका खुद से ही है। अगर निकल गया जी, मैंने कहा ना, अगर मैंने बता दिया कि हाँ मिले थे तो जीते थे, मान लीजिए उससे ज्यादा ही जीतेंगे, 5,80,000 वोटों से ही जीतेंगे, इससे कम नहीं जीतेंगे। चलिए, इसका बड़ा रीजन है क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। चलिए ठीक है, उमाकांत लखेड़ा जी, एक तस्वीर दिखाइए, जो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, ये जो मेगा रोड शो चल रहा है, इस रोड शो को थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। बाहर आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनके ऊपर सारे कैमरा फोकस है, और पीछे एक लॉरी चल रही है जिसके अंदर पूरी कैबिनेट है, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, वहां के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी हैं। मोदी आज ये हैं और बीजेपी आज ये है, क्या ये तस्वीर कुछ कहती हुई नहीं दिखाई देती है आपको? देखिए कद क्या दिखाता है? देखिए उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से कि जो विपक्ष ने जो चुनौती खड़ी की है, उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए ये एकता में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व जो योगी नाथ जी के नेतृत्व में, वहाँ उनका मंत्रिमंडल, पूरा मंत्रिमंडल के ज़्यादातर सहयोगी वहाँ पर हैं, तो वो एक किस्म से एक एकता का परिचय दे रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह और पार्टी पूरी तरह इस मिशन में सफलता की ओर आगे बढ़ेगी, बढ़कर रहेगी। और देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस बात को बड़ी गंभीरता से ले रही थी, और ये शो बताता है, इस शो के पीछे जैसे अजय कुमार जी कह रहे थे कि 1 महीने से तैयारी चल रही थी, उनको पता था कि देखिए जो रेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, इतना मजबूत गठबंधन बना है कि उसको तोड़ने के लिए इस तरह का शो बहुत जरूरी है, और अगर ये शो इस तरह का सशक्त शो नहीं होगा तो आप उसमें कमजोर पड़ जाएंगे। मुकेश नायक जी, आप लोग भी इस तरीके से रोड शो करने के लिए, इस तरीके का मैनेजमेंट करने के लिए और इस तरीके से लोगों की भीड़ जुटाने के लिए क्या तैयार हैं? क्योंकि आने वाले दिनों में राहुल गांधी कई रोड शो करने वाले हैं। ठीक है, रोड शो एक हिस्सा है राजनीति का, पर हमेशा इवेंट मैनेजमेंट और नेता को रॉक स्टार की तरह पेश करना ये जरूरी नहीं है राजनीति के लिए। राजनीति है संपर्क, संवाद, सेवा, भौतिक लक्ष्य, उपलब्धियां और जीवन को स्पर्श करते हुए सवालों को सुनना, विमर्श करना, उनको पूरा करना। ये दुनिया का सबसे नौजवान देश है। आज ये रोड शो और इवेंट मैनेजमेंट और रॉक स्टार की तरह बनने की बजाय थोड़ा रोजगार की चर्चा हो जाती, थोड़ा खेत खलिहान और किसानों की चर्चा हो जाती, थोड़ा महिलाओं की, वो तो उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी थोड़ा कम हो जाती, या उत्तर प्रदेश ने जो अपना पॉलिटिकल एक्सीलेंस इन वर्षों में खो दिया है, जहां नेहरू जी जैसे प्रधानमंत्री होते थे, बड़े बड़े नेता सभी राजनीतिक दलों के होते थे, चौधरी चरण सिंह वहां से होते थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह वहां से होते थे, वो तो राजनीतिक उत्कृष्टता रही नहीं उत्तर प्रदेश की। आप लोग ये संवाद और ये मैसेज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं? ये मैसेज लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? कहां कमी रह जा रही है? आपकी पार्टी क्या तैयार नहीं है? क्या बीजेपी से उत्तर प्रदेश में या पूर्वांचल की जिन सीटों को ये जगह कम से कम प्रभावित करती है, वाराणसी, क्या उसके लिए आपकी तैयारी इतनी नहीं है जितनी बीजेपी की है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी तैयारी नहीं है, और उसका कारण यह है कि हमने क्षेत्रीय दलों से लगातार जो गठबंधन बनाया, उसका परिणाम यह हुआ कि अधिकांश सीटों पर तो इन 20-25 सालों से हमारा चुनाव इलेक्शन सिंबल ही नहीं पहुंचा। हमारे कैटलिस्ट ग्रुप खत्म हो गए, हमारा संगठन खत्म हो गया, और अभी जो भी राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ राज्यों में संपर्क करता है, गठबंधन करता है, वो उसकी यही हालत होती है राज्यों में। हमने इससे सबक सीखा है। हम अगले 5 सालों में
पूरा संगठन तैयार करेंगे, पूरा ढांचा तैयार करेंगे। मुकेश जी, अजय जी कुछ कह रहे हैं आपसे। धन्यवाद। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं मुकेश नायक जी। मेरा निवेदन मुकेश नायक जी, एक बड़ा ही मासूम सा सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और मासूम इसलिए कह रहा हूं, प्लीज नवीन कुमार, मुकेश नायक जी रुक जाइए। अजय जी, मुकेश नायक जी, बड़ा ही मासूम सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आप जी नवीन जी प्लीज एक मिनट। मुकेश नायक जी, मासूम सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ताओं में से बहुत कम ऐसे प्रवक्ता हैं जो कांग्रेस की गलतियों को स्वीकारते हैं ऑन रिकॉर्ड, और आप ये मानते हैं, इसके लिए मैं हमेशा आपकी तारीफ करता हूं। बस ये बताइए, गठबंधन की राजनीति कांग्रेस ने पिछले 25 सालों से शुरू की। जहां जहां गठबंधन की वहां वहां कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटता गया, और कांग्रेस अपना वोट प्रतिशत गठबंधन के पास देकर खुद वहां से गायब हो गई। इसके विपरीत आप बीजेपी को देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां गठबंधन करती है वहां सहयोगियों के वोट शेयर अपना लेती है, खुद बड़ी बन जाती है और सहयोगी और छोटे हो जाते हैं। कहीं ना कहीं नेतृत्व के स्तर पर एक सोच की कमी तो है ना कांग्रेस में। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है अजय जी, और इस सवाल को पूरी कांग्रेस पार्टी को इस पर आत्म अवलोकन करना चाहिए। बीजेपी इसलिए ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है कि उनके टाइम उसके पास काम करने वाले जीवनदानी कार्यकर्ता हैं, फुल टाइम वर्कर है। उनके पास आरएसएस जैसा इनर व्हील है जो 24 घंटे अपनी पार्टी के अनुषंगिक संगठनों को, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को दिशा निर्देश करता है। हमें भी जब क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे राज्यों में, पहले तो जो हमने गठबंधन किए हैं वो ऐतिहासिक भूल है, वो ऐसी भूलें हैं जिसके कारण कांग्रेस को स्थायी क्षति पहुंची है। मुकेश नायक जी, अभी हमें करना ये चाहिए, चुनाव में जाने से पहले प्री पोल अलाइनमेंट करना ही नहीं चाहिए। प्रखरता से और जिस तरीके से आप अपनी पार्टी की खामियों को टीवी पर बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले कुछ घंटों में आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? मुझे आज तक याद नहीं है मुकेश जी, मैं एनके सिंह बोल रहा हूं कि इतनी स्पष्टता से और इतनी सही कमियां आपने जो गिनाई है भारत के इतिहास में, मुझे याद नहीं कि कोई प्रवक्ता इतनी हिम्मत करे कि वो गलतियां बताए। मुझे लगता है कि आप सब कुछ अपना भविष्य देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत होगी तो उस दिक्कत का भी सामना किया जाएगा, मतलब लेकिन अपनी पार्टी की सही बात अपने नेताओं के सामने एक साहस के साथ रखना चाहिए हर कार्यकर्ता को। और मैं अपनी पार्टी में इस नाम से जाना जाता हूं, अपनी स्पष्टवादिता के। लेकिन आपकी ईमानदारी की वाकई तारीफ करनी चाहिए, और शायद ये ईमानदारी अगर नहीं कभी नहीं। बाकी मुझे लगता है प्रवक्ता अगर नवेद इसी तरीके से ईमानदार तरीके से बात करेंगे तो बहुत सहजता से किसी भी बात पर चर्चा हो जाएगी, बदल जाएगी। जी बिल्कुल। नवीन कुमार कुछ कहना चाहते हैं? नवीन कुमार, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको बता दें कि ये बड़ी कवरेज लगातार आप देखते रहिए न्यूज नेशन पर। तमाम तस्वीरें, तमाम अपडेट्स, और साथ में हमारे मेहमान हैं जो लगातार विश्लेषण कर रहे हैं तस्वीरों के साथ साथ राजनीति पर भी। एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं।